फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी फ्रॉम मीना चौहान। तो फ्रेंड्स हम आपको पढ़ाएंगे आज अतीत के बारे में कैसे जानें, यानी इसके आगे फर्स्ट चैप्टर के कुछ भाग हम पढ़ा चुके थे और कुछ भाग जो बचे हुए हैं आज उसको हम सेकेंड वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में हम पूरा कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त होती है। अतीत की जानकारी हमें क्या होती है, कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना, यानी जो अतीत में जो पुस्तकें लिखी गई थी उनको ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अगर प्रश्न में पूछे कि पांडुलिपि किसे कहते हैं, तो जिस पुस्तक को हम हाथ से लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट। यानी कौन सा शब्द है, मैन्युस्क्रिप्ट। शब्द लैटिन शब्द मेनू, यानी लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ है, जिसका अर्थ क्या है, हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः किस पर लिखी जाती थी, ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। और ये प्रश्न कई बार सीटेट के एग्ज़ाम में आ भी चुका है। भोज नामक पेड़ की छाल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार सीटेट के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो प्रिय दोस्तों, आप इसे भूलना नहीं, अच्छे से याद करके जाना। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो है पांडुलिपि है जो ताड़पत्र पे लिखी गई है। इसको यहाँ पुराना दिखाया गया है। 1000 वर्ष पहले ये लिखी गई थी। कुछ तो फट गए हैं, गल गए हैं और कुछ कीड़े मकोड़े ने खा लिया है। और ये बची हुई पांडुलिपियों को यहाँ पे क्या किया गया है, दर्शाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को क्या किया, कीड़े ने खा लिया। यानी हमने जो ऊपर बताया है, इतने वर्षों में से कई पांडुलिपियों को क्या हुआ, कीड़ों ने खा लिया। कुछ नष्ट कर दी गई, कुछ क्या हो गई, नष्ट हो गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। यहाँ पे कई पांडुलिपियाँ क्या हैं, आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं। ये पांडुलिपियाँ कहाँ प्राप्त होती है, मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पांडुलिपियाँ कहाँ प्राप्त होती हैं, तो मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की क्या होती है, इसमें चर्चा मिलती है, यानी उसके अंदर लिखा हुआ मिलता है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ, नाटक, इसके यहाँ हमारे यहाँ महाकाव्य और नाटक, इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। किस भाषा में लिखे हुए मिलते हैं, संस्कृत भाषा में लिखे हुए मिलते हैं। जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है, यानी कुछ ऐसी पांडुलिपियाँ हैं जो प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन लोग करते थे, आम लोग करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। यानी हम अभिलेख किस पे लिखते हैं, पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर क्या होते हैं, उत्कीर्ण किए गए होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण क्या करते थे, करवाते थे, पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाते थे या धातुओं पर उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, यानी इसके अलावा भी अभिलेख मिलते हैं, पांडुलिपियाँ, फिर दूसरा अभिलेख, और इसके अलावा भी क्या होता है, अभिलेख मिलते हैं। राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपना कानून के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। यानी उस समय के जो राजा और रानी होते थे वो भी ऐसी पत्थरों पर क्या करवाए हैं, अपने कार्यों का उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों
में उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। अर्जित विजयों का क्या करते थे? लेखा जोखा रखते थे। आगे ये प्रश्न करता है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थीं? तो आपने इसको अपने लाइव प्रूफ इस पे देख रहे हैं कि इसको उत्तीर्ण कराने में कितनी मेहनत लगती थी और कितने कठिन प्रयास करने पड़ते थे। इसके अतिरिक्त कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति, जो ऐसी वस्तुएं हैं उनका अध्ययन करने वाला क्या करता था? पुरातत्वविद कहलाता है। और पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद किसका अध्ययन करते हैं? अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वो औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों यानी ये क्या है? एक प्राचीन बर्तन नगर से प्राप्त पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पहले होता था। इन सब पात्र का प्रयोग कब होता था? 4700 वर्ष पहले होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है। ये क्या है? पुराना चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। यानी ये पुराने पात्र का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था और इस तरह के सिक्कों का प्रयोग जो है 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्के से ये क्या है? सिक्का से ये बिल्कुल क्या है? भिन्न है। नेक्स्ट आगे देखिए, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। सिक्कों की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, इनमें से कुछ वस्तुएं क्या है? पत्थर की हैं, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं तथा ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। ऐसे तत्व क्या होते हैं? न तो जल्दी टूटते हैं, फूटते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। हम आपको पढ़ाना है बिल्कुल देसी भाषा में, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे और आपको समझने में थोड़ी भी दिक्कत और तकलीफ नहीं आएगी। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। पुरातत्वविद क्या करते हैं? जानवरों, ये क्या है? चिड़ियों, मछलियों की क्या करते हैं? हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। यानी इससे वह जान सकते हैं लोग कि अतीत में बीते हुए कल में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष भी बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यानी हड्डियों के अवशेष तो आपको मिल जाते हैं, पत्थर मिल जाते हैं, बट वनस्पति का जो अवशेष होता है वो बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, क्योंकि वनस्पति इतनी नाजुक होती है, सड़ गल के उसमें मिट्टी में मिल जाती है। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, आप देखिए अन्न के दाने और लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। यानी कुछ ही भाग जो है जला हुआ रूप में क्या होता है? बचा रहता है। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? हाँ, ये बिल्कुल सही है, कपड़ों के अवशेष मिले होंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः किसका प्रयोग करते थे? स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। उन्हें क्या कहते थे? उन्हें हम इतिहासकार कहते हैं, जो अतीत का अध्ययन करते हैं। जो किसका अध्ययन करते हैं? अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में, यानी जब स्रोत प्राप्त हो जाता है, कोई वस्तु उन्हें मिल जाती है तो पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। उनका पढ़ना क्या हो जाता है? बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। यानी इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का क्या करते हैं? पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं। यानी ये जो इतिहासकार हैं और पुरातत्वविद हैं उन जासूसों की तरह हैं, जो इन स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। यानी पुरातत्वविद और इतिहासकार सृष्टि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अतीत एक या अनेक, यानी अतीत एक है या अनेक, इसको भी हम पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ के देखते हैं आगे क्या होता है। क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। यानी यहाँ जो अतीत शब्द का प्रयोग है ये क्या है? बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा
ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। ऐसा क्यों किया गया? इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस आशीष के अलग अलग मायने होते हैं। जो अलग अलग समूह के लोग हैं इसके लिए क्या होता है? अलग अलग मायने होते हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से क्या था? बहुत कुछ भिन्न था। एक दूसरे से क्या था? ये भिन्न था, मिलता जुलता नहीं था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, ये पहले भी होता आया है और आज भी हो रहा है। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों रीति रिवाजों का पालन करते थे। यानी जब ये पहले का समय था तो उस समय भी लोग अलग अलग व्यवहार और अलग अलग रीति रिवाजों का पालन करते थे और आज भी ऐसा होता है। उदाहरण के लिए आज अंडमान के द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन अंडमान द्वीप जो है वहाँ के लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। वहाँ किस पे निर्भर रहते हैं? अन्य व्यक्तियों पर क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। इसके अलावा भी क्या है? एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे। उस समय के शासक लोग, ये जो शासक लोग थे क्या करते थे? अपने विजयों का है जो लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। यानी जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उसके बारे में हम जानते हैं, जिसकी हमें लिखित जानकारी मिलती है। जबकि शिकारी मछुआरे संग्राहक कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा क्या करते थे? नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। यानी ये पुरातत्व ही है जिनकी सहायता से हम उनके बारे में जान सकते हैं, लेकिन लिखित जानकारी उनके विषय में नहीं मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब पढ़ेंगे तिथियों का मतलब क्या होता है। तिथियों का मतलब क्या होता है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे, अगर आपसे कोई तिथि के विषय में प्रश्न करे तो आप शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे, लेकिन वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यानी वर्ष की गणना किसके जन्म के समय से की जाती है? ईसाई धर्म ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। यानी ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उसके 2000 वर्ष के बाद से है। नेक्स्ट हम देखते हैं ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा से पहले यानी ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो हम देखते हैं आगे देखते हैं इतिहास और तिथियां। इतिहास और तिथियों के विषय में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये जूम हो जा रहा है। इतिहास और तिथियों के विषय में हम पढ़ेंगे अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट। इसका तात्पर्य क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा पूर्व होता है। और ये भी बिफोर क्राइस्ट वाला क्वेश्चन भी कई बार सीटेट में पूछा जा चुका है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD हिंदी में लिखा मिलता है। यह क्या होता है? एनो डामिनी। यह होता है एनो डामिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। इसका तात्पर्य किससे है? ईसा मसीह के जन्म से पहले है।
यानी AD का मतलब, A का मतलब एनो और D का मतलब डामिनी, यानी ये दो क्या हैं, दो लैटिन शब्दों से बना है। यह किन शब्दों से बना है? दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। यानी यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा पहला चैप्टर, और इस पहले चैप्टर को हमने बहुत ही इत्मीनान से पढ़ाया है और स्लोली पढ़ाया है, आपको समझाते हुए पढ़ाया है। अगर ये हमारा पढ़ाया हुआ आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिए कि हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो बच्चों, यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं अपना पहला चैप्टर। जय हिंद, जय भारत।